हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे और मौर्य काल को हमने अभी देखा था। तो मौर्य काल में और भी जो प्रमुख चीजें बच गई थी, जैसे मौर्य प्रशासन बच गया था। अशोक के समय कैसा क्या प्रशासन होता था, अशोक के अभिलेखों की बात रह गई थी, या फिर अलग अलग, जैसे चाहे वो इंडिका हो या फिर वो अर्थशास्त्र हो चाणक्य का, इनमें किस प्रकार से समाज का वर्णन था या मौर्यकालीन समाज कैसे क्या हुआ करता था। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं आपके सामने इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है चैप्टर या जो टॉपिक है वो यही है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित तथ्यों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है, अशोक द्वारा जो प्रतिपादित धम्म है। धम्म मतलब उसने धर्म, भाई 261 बीसी है ना, 261 बीसी में या ईसा पूर्व में, जैसे ही कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग का युद्ध है ना, कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ कि अशोक जो है वो कालाशोक से, कालाशोक क्या मतलब, बेसिकली चंडाशोक बोला जाता है उसको, चंड अशोक से क्या हो गया, धर्म अशोक में चेंज हो गया। कैसे? धर्म अशोक मतलब धर्माशोक है ना। सो धर्म अशोक मतलब धर्म करने लग गया। क्यों अचानक से उसने त्याग दिया युद्ध करना, क्या कैसे रीजन रहे, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में। अभी यहाँ पे अशोक का धम्म मतलब उसका धर्म जो है वो अलग है। कैसे अलग है, किन चीजों से अलग है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। सो उसने कैसे प्रतिपादित किया धम्म को, उसके मूल तत्व क्या क्या है, ये हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मानव कल्याणकारी तत्वों को, मानव के कल्याण करने वाले जो तत्व हैं उनको बौद्ध धर्म में, क्या है, बौद्ध धर्म में से निकाल कर बुद्ध की परिकल्पनाओं को सर्वग्राह रूप से अशोक ने धम्म के रूप में प्रस्तुत किया। कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध ने क्या किया कि मानव जीवन को, मानव मात्र की बात चल रही है यहाँ पे, सभी लोगों की बात चल रही है, सभी लोग क्या करें भाई, कुछ अच्छा कर ले, उनके जीवन कैसा हो जाए कि मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर, कुल मिला के यहाँ पे कल्याण हो जाए मानव का, ये एक विचारधारा है। ठीक है। सो गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म में कुछ कल्याणकारी तत्व रखे थे जिससे लोगों की भलाई हो पाए, उसको निकाल के क्या किया अशोक ने, अपने धम्म में स्थापित किया। मतलब बेसिकली अपने लिए जो धर्म ने बनाया वो उस चीज को रखा, उन तथ्यों को जो गौतम बुद्ध की परिकल्पनाएं हुआ करती थी। ठीक है। उसके हिसाब से अशोक ने क्या किया, धम्म को दो भागों में बांट दिया। ठीक है। दो भागों में बांटा मतलब कौन सा, एक तो व्यवहारिक धम्म, दूसरा सैद्धांतिक धम्म। व्यवहारिक मतलब व्यवहार में आने वाला धर्म जो है उसको व्यवहारिक बोला, और सैद्धांतिक, सिद्धांत के रूप से जो चीजें होती हैं उसको सैद्धांतिक धम्म की श्रेणी में रखा। व्यवहारिक धम्म की बात करें तो व्यवहारिक को भी आगे दो पहलुओं में बांट दिया है, दो भाग है उसके, एक स्वीकारात्मक, एक निषेधात्मक। मतलब स्वीकारात्मक मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना, निषेधात्मक मतलब निषेध कर देना, मना कर देना, मना ही कर देना। एक हाँ वाला है, एक ना वाला है। ठीक है। सो स्वीकारात्मक और निषेधात्मक। फिर अशोक के दूसरे और सातवें अभिलेख की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। अभी अभिलेखों को भी देखेंगे हम कि कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किसने उसको ढूंढा है, क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो दूसरे और सातवें अभिलेख के अनुसार अशोक ने धम्म को क्या है, परिभाषित जो किया है उसको करते हुए क्या अभिव्यक्त किया है कि धम्म है साधुता। क्या है? धम्म है साधुता, साधुता ही धम्म है। बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, मृदुता मतलब मृदु होना, मृदु। ठीक है। दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान इत्यादि। तो भाई यहाँ धम्म के स्वीकरणीय तथ्य जो है किसके, अशोक के द्वारा, वो भी कुछ बताया। वो क्या क्या है भाई? सबसे पहली चीज तो जीव हिंसा करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जीवों की हिंसा करने से पाप लगता है। ऑब्वियस बात है, मतलब पाप लगता नहीं लगता बात की बात है, क्योंकि वो तो सबकी अलग मेंटालिटी है। लेकिन अगेन जीवों की हिंसा नहीं करना, ये अशोक ने सीख लिया था बहुत अच्छे से। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है यार। ये तो कोई भी धर्म की बात हो, सभी धर्म यही कहते हैं कि अपने माता पिता, बड़ों की आदर सद्भाव करो, उनकी आज्ञा जो है उसको पालन करो, ये बहुत अच्छी चीज है। गुरुजनों के प्रति आदर भाव होना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, परिचितों, श्रमणों मतलब साधु संतों के, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ दास एवं नौकर,
दास एवं नौकर के प्रति सुहृदयी होना चाहिए। मतलब कहने की बात जो है कि आपके अधीन काम करने वाले जो लोग हैं आपके, चाहे वो नौकर चाकर हो, आपके दास इत्यादि हो, दास दासी वगैरह, ऐसा ना हो कि भाई आप उनको क्या कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। उनसे काम लीजिए, लेकिन सहृदयता भी रखिए कि भाई उनने काम किया है तो कई बार तारीफ भी कर दीजिए, कुछ उनको कुछ दे दीजिए कई बार ऐसा इनाम के तौर पे। अल्प व्यय करना चाहिए। अल्प व्यय तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास खूब पैसा है तो जबरदस्ती का खर्चा करते जा रहे हो, व्यय करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अल्प व्यय करना है, साथ ही साथ संग्रह भी क्या है, अल्प करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का आप संग्रह करते चले जा रहे हो, अल्प संग्रह आपको करना है। तो ये स्वीकरणीय तथ्य हैं धम्म के, अशोक के द्वारा अगर बात करी जाए तो। यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक के धम्म के अनुसार पाप की बात चली। पाप धम्म की प्रगति का क्या है, अवरोधक है। मतलब पाप अगर आप करते हैं तो धर्म की प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रगति में अवरोधक है, बाधक के तौर पे पाप माना गया है। पाप को अशोक के धम्म के अनुसार अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो है चांड, नेष्ट, क्रोध, मान, ईर्ष्या। ये सभी के सभी पाप की श्रेणी में अशोक ने बताए कि भैया हमें कोई चांडपना नहीं करना चाहिए, नेष्टपना नहीं करना चाहिए, क्रोध मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, मान मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या मतलब जलन नहीं होनी चाहिए। ये सब पाप है। धम्म की प्राप्ति के लिए इनसे बचना अति आवश्यक है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इनसे बचना। क्यों? क्योंकि अगर आपको धर्म की प्रगति करनी है या प्राप्ति करनी है तो ये जरूरी है। धम्म के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को समाहित किए बिना, इन चीजों को समाहित किए बिना इस लोक में और परलोक में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्या? सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कौन कौन सी चीजें हैं? तो इनने कहा अत्यंत धर्म कामना, इनके बिना आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। धर्म की कामना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अत्यंत परीक्षा होनी चाहिए, अत्यंत शुश्रूषा होनी चाहिए। शुश्रूषा मतलब सेवा शुश्रूषा करना, वही। अत्यंत भय और अत्यंत उत्साह। ठीक है, तो इन सारी चीजों का होना बहुत आवश्यक है ताकि आपका यह लोक और परलोक सुधर जाए। बहुत बड़ा धम्म के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तत्वों की बात करी है, जो कि निम्न है। वो क्या है कि सबसे पहले तो आपके गुण जो है धर्म गुण होने चाहिए, साथ ही साथ धर्मानुशासन होना चाहिए, अनुशासन में रहें आप धर्म के। धर्म आचरण करने चाहिए, धर्म के हिसाब से आचरण करना है, यात्राएं करनी है धर्म से रिलेटेड, धर्म मंगल की बातें करनी है और धर्म मंगल हो ऐसी कामना करनी है, और दान दक्षिणा इत्यादि धर्म से रिलेटेड करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है कि आपके धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी है अशोक ने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अशोक के धम्म का जो सिद्धांतिक पक्ष है। अभी तो जो सारी चीजें हुआ कर रही थी, देखो हमने बात करी थी कि धम्म को दो भागों में बांटा, एक तो व्यवहारिक, दूसरा सिद्धांतिक। तो व्यवहार में लाई गई चीजें जो व्यवहार में लाई जाती है उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। अभी सिद्धांतिक रूप से हम जो बातें करने वाली है धर्म की, वो यहाँ पे बताई हुई। धम्म को परलोक में, अशोक को परलोक में विश्वास था, सिद्धांत था कि भाई यह लोक तो है ही जिसमें हम अभी जन्म ले रहे हैं, इसके बाद परलोक में कहीं तो जाएंगे, यानी परलोक तो है, यानी परलोक पर विश्वास अशोक को था। दूसरी चीज, प्रजा के भौतिक और इहलौकिक कल्याण की कामना भी वह करता था कि भैया आप प्रजा भी खुश रहे, सारी चीजें हैं, प्रजा को पुत्र के समान पालता था। सर्वधर्म संभाव, सर्व धर्मों की बात करता था, संभाव सभी धर्मों में बराबरी की बात करता था कि भैया सब ठीक है, बढ़िया है, किसी की ऊंच नीच वाली बात नहीं कर रहा है, ठीक है, सभी का पक्षधर हुआ करता था। धर्मदान और धर्म मंगल, धर्मदान और धर्म मंगल ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हुआ करते थे अशोक के द्वारा। फाइनली और आखिरी हम बात करें अशोक के शासन का जो मूल आधार था वह फिर क्या हो गया था, धम्म हो गया था। जो धर्म है उसके हिसाब से ही अशोक चलने लग गया। फाइनली इसके बाद हम बात करेंगे अशोक ने धर्म का प्रचार जो किया है, कैसे किया, क्या किया, सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अशोक धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। किसकी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। उसके बाद उसमें राजुकों, पुरुषों, प्रादेशिकों, युक्तों को 5 वर्षों धर्मानुशासन के लिए निकलने की आज्ञा प्रदान की जाती है। इन लोगों को 5-5 सालों में क्या करना है, धार्मिक यात्राएं करनी है, धर्म स्तूप की,
धर्म स्तंभ की, स्तूप की, धार्मिक यात्राओं का यहाँ पे आयोजन किया जाता था अशोक के समय में। और अशोक धम्म प्रचार के लिए ही क्या किया जाता था, ये आयोजन कराता था। इसके बाद बात करें व्यक्तिगत कार्यों से अहिंसात्मक कार्यक्रमों को निषेधित कर धम्म का प्रचार किया। किसने? अशोक ने किया। और फाइनली धम्म यात्रा हो, चाहे विमान दर्शन हो, हस्ती दर्शन हो, अग्नि स्कंद हो, ये सभी स्वर्ग झांकियां प्रदर्शित करके लोगों को धम्म की तरफ आकर्षित करने का काम भी अशोक ने किया। इस प्रकार से वो सारे धर्म का प्रचार कर रहा है। कौन से धम्म को? बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है। फाइनली इसके बाद अशोक स्वयं भी क्या करता था? निगली सागर, लुम्बिनी, बोध गया, इन सभी जगहों की यात्रा करते हुए धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या किया? ये उद्देश्य उसका था, तभी तो ये यात्राएं की। किसने? अशोक ने। कहाँ की? लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, निगली सागर हो गया, वहां के। अशोक ने अपनी पुत्री जिसका नाम संघमित्रा था और पुत्र महेंद्र, ये बेटे हैं और बेटी हैं खुद के, इनको भी धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। कहाँ? श्रीलंका भेजा था। ठीक है। और इसके अलावा अशोक द्वारा अलग अलग स्थानों पर और भी बहुत सारे लोगों को धर्म प्रचार के लिए भेजा। कहाँ कहाँ किस किस को भेजा अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कश्मीर और गंधार की, कहाँ की? कश्मीर और गांधार वाले क्षेत्र में मज्जछतिक इनको पहुंचाया इन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट फिर महिषमंडल मतलब महिषमंडल, ठीक है, महादेव को यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए भेजाया। यवन राज्यों में, उस समय यवन राज्य भी चल रहे थे अशोक के समय में। कहाँ पे चल रहे थे? अफगानिस्तान के आगे वाला जो पोर्शन था, सीरिया एरिया के आसपास। सो यवन राज्यों में महारक्षित को इन्होंने धर्म प्रचार के लिए भेजा। अपरांत महाराष्ट्र के आसपास वाला इलाका है जहां धर्म रक्षित को इन्होंने क्या किया? अपने धर्म प्रचार के लिए भेजा। अपना धर्म नहीं, बौद्ध धर्म प्रचार। महाराष्ट्र के आसपास भी इन्होंने महाधर्म रक्षित, ये धर्म रक्षित थे, ये महाधर्म रक्षित इन्होंने पहुंचे वहां पे। वनवासियों के लिए ये गए वहां पे, रक्षित को इन्होंने धर्म प्रचार के लिए भेजा। स्वर्ण भूमि मतलब म्यांमार के आसपास वाला जो क्षेत्र है, सोन, उत्तरा और श्रीलंका, यहाँ किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा, इनके पुत्र और पुत्री। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे अशोक ने अपने अपने धर्म रक्षितों, महारक्षितों इत्यादियों को क्या किया है? अपने धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे ही जगह जहाँ पे धम्म प्रचार के मिशन के लिए भी क्या किया? अशोक ने लोगों को भेजा। कहाँ कहाँ भेजा, क्या किया? तो देखो भैया, चोल राज्य में भेजा, पांड्य राज्य में भेजा, केरल पुत्र के घर पे, केरल मतलब केरल वाला जो राज्य था, सत्यपुत्र, महिषमंडल, कश्मीर, गांधार, अपरांत, महाराष्ट्र, बनवासी, इन पे तो हम देख ही चुके हैं। सीरिया के नरेश के पास, मिस्र के नरेश, साइरिन के पास, एपिरस के पास, मकदूनिया पहुंचाया, खैतान मध्य एशिया, ठीक है, खोतान बोलते हैं, सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका, और सुमात्रा स्वर्ण द्वीप के आसपास, जावा, माली, सुमात्रा वाला इलाका, इन सारी जगहों पे धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने समय में लोगों को भेजा है धर्म प्रचार करने के लिए। तभी तो भाई बौद्ध धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ है। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी जो बड़े हैं या बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ अशोक के समय में ही हुआ है। अशोक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट। कैसे क्या प्रशासन किया करता था अशोक? तो भैया अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में नए तत्वों का कुछ समावेश किया। क्या समावेश किया? जिसमें राजत्व का सिद्धांत और देवत्व के सिद्धांत के मध्य सीधा संपर्क किया। ठीक है, देव नाम प्रिय अशोक, इसकी उपाधि ली देव नाम प्रिय मतलब देवों का प्रिय। अशोक की उपाधि इसी कारण उन्होंने क्या की? धारण करी। अशोक प्रजा को अपनी संतान के समकक्ष मानने के लिए हर संभव प्रयास भी किए। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के प्रतिवेदकों को आदेश था, क्या आदेश था? कि प्रजा को किसी भी तरह के कष्ट होने पर किसी भी समय और किसी भी स्थान पर उसे सूचना दी जा सकती थी। किसको? अशोक को, कि भैया ये समस्या आ रही है महोदय, या तो वो व्यक्ति विशेष जाके दे सकता था या जो भी अधिकारी है उससे संबंधित वो अशोक को जाके वो पूरी जानकारी प्रजा से
रिलेटेड या कष्टों से रिलेटेड उसको दे सकता था। प्रशासनिक व्यवस्था में आगे न्यायिक अधिकारी जो थे, जिनको राजयुग कहा जाता था, जिन्हें व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे, किस समय के, इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड। ठीक है, प्रति 5 वर्ष, हर 5 वर्ष में प्रशासनिक अधिकारी दौरे पर चले जाते थे। ठीक है, साथ ही साथ कलिंग अभिलेख में अशोक ने अभिव्यक्त किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। याद रखना, ये सीधा पूछा जाता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, कहाँ लिखा है अशोक ने? ये लिखा है भैया कलिंग अभिलेख में। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के ऐहिक सुख मतलब इस लोक के या इच्छाओं से रिलेटेड सुख और कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के ऐहिक और परलोक, इस लोक के और परलोक के कल्याण और सुख के लिए भी मैं कामना करता हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, किसमें? कलिंग अभिलेख। प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा व्यक्ति जो होता था वो राजा होता था, सबसे ऊपर लेवल पे। अशोक के काल में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? राजा, जो अशोक खुद था। ठीक है, सभी विभागों का नियंत्रक भी राजा होता था और सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व भी किसके पास में होता था? राजा के हाथों में होता था। इन सब के फलस्वरूप अशोक निरंकुश न होकर, मतलब डिक्टेटर नहीं हुआ, प्रजा कल्याणकारी शासक हुआ करता था। राजा के बाद एक परिषद हुआ करती थी, सभा समिति जिसको हम बोल रहे हैं परिषद, जिसमें लोग हुआ करते थे। परिषद के द्वारा अशोक का शासन चलता था। कैसे चलता था? परिषद का उल्लेख अशोक के 3 और 6 अभिलेख में मिलता है। ठीक है, राजा को कोई भी मंत्रणा देना, राजाज्ञा वगैरह बताने के लिए सारी चीजें क्या है? परिषद के हाथ में हुआ करती थी। अब परिषद के बाद होते थे पदाधिकारी, जो संबंधित अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते थे। सबसे पहले पुरुष की अगर बात करें, प्रथम पुरुष, अशोक कालीन प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी पुरुष। चतुर्थ, सप्तम, ये स्तंभ अभिलेख है, इसमें वर्णन होता है इसी वर्ग से परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता था, इन पुरुषों से मिलके। वर्ग जनसाधारण और अधिकारी वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये द्वितीय और 10वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। मुख, राज्य का प्रमुख पदाधिकारी और विवादाध्यक्ष होता था महामात्र। महामात्र अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक प्रभावशाली कर्मचारी हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे, क्या था, उसको हम आगे देखेंगे। फिर महामात्र के बाद कुमार महामात्र, नगर व्यवहारिक महामात्र, अंत महामात्र, धर्म महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र। ये 5 प्रकार के महामात्रों का वर्गीकरण हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे महामात्रों में युक्तक न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, जो राजस्व का कार्य भी देख लिया करता। रज्जुक न्याय प्रशासन और जनहित का कार्य संपादित करता था। प्रादेशिक प्रांतीय शासक के अधीनस्थ ये पदाधिकारी हुआ करता था। ब्रजभूषक मतलब भूमि वाले जो चीजें हैं, चारागाह और पशुओं की देखभाल करने वाला, यहाँ पे ये शासक अधिकारी हुआ करता था। पुलिशा मतलब गुप्तचर कहलाते थे ये लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिवेदकों की। प्रतिवेदक मतलब जो संदेशवाहक हैं और जो दूत हैं, उनका कार्य करते थे ये। लिपिकार मतलब लेखन का कार्य करने वाले ये लोग हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। संयुक्त ग्राम प्रशासन से संबंधित, संयुक्त जिसको बोल रहे हैं, ग्राम प्रशासन से संबंध रखने वाला पदाधिकारी हुआ करता था। और यहाँ पे कारणक मतलब क्लर्क हो, न्यायाधिकारी, अध्यापक इत्यादि हुआ करता था। ये सभी के सभी पदाधिकारियों को तक्षशिला एवं उज्जैन में 3 वर्ष तथा अन्य राज्यों में 5 वर्ष में दौरे पर जाना पड़ता था। यह इन्हें निर्देश दिया गया था। ठीक है, चाहे वो तक्षशिला और उज्जैन का अगर वो व्यक्ति है तो 3 साल में दौरे पे जाओ पूरे अपने प्रदेश के, और अगर इनके अलावा राज्यों में, प्रांतों में या चक्रों में आप काम कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में 5 वर्ष में आपको वहां पूरा देख रेख करने जाना होता था। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो अशोक का जो साम्राज्य है 3 तरह के प्रांतों में वर्गीकृत हुआ करता था। एक तो कुमार शासित प्रदेश हुआ करता था, जिनमें कुमार हेड हुआ करते थे, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, कलिंग। फिर कुमारेतर शासित,
कुमारेतर शासित मतलब जिसमें कुमार के अलावा शासन करते थे। फाइनली केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित मतलब राजा के द्वारा डायरेक्टली जो रूल किया जाता था वो प्रदेश हुआ करते थे। ऐसे 3 प्रकार के प्रांत हुआ करते थे अलग अलग, अगर इनको श्रेणियों में बात करें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन के बाद यहाँ पे आर्यपुत्र या कुमार। आर्यपुत्र या कुमार मतलब जो बेसिकली उत्तराधिकारी होने वाले हैं, राजा के पुत्र वगैरह, है ना, तो उनके द्वारा शासन किए जाने वाला प्रदेश कुमार शासित प्रदेश कहलाता था। महामात्र और अधिकारियों के द्वारा कुमार प्रशासनिक गतिविधियों को संपन्न करते थे। सीख रहे हैं एक प्रकार से प्रशासन करना, आगे हो सकता है आप में से ही कोई राजा बन जाए। अर्ध स्वतंत्र शासक जो हैं केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में शासन करते थे, जिन्हें कुमारेतर शासित प्रदेश कहा जाता था। फाइनली केंद्र शासित प्रदेश पर राजा द्वारा स्वयं पाटलिपुत्र से शासन किया जाता था और प्रांतों को विषयों में बांटा जाता था। देखो, प्रांतों को चक्र भी कहा गया है और यहाँ पे प्रांत अगेन बंटते थे किसमें, विषयों में, जिनका शासन किसको सौंपा जाता था, विषयपति को सौंपा जाता था। नगर व्यावहारिक और महामात्र नगरों के प्रशासन को संभालते थे। गांव प्रशासन के लिए सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी यहाँ पे किसकी, गांव। इस समय अशोक के शासन के समय की। अब इनमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था अशोक के समय में, तो उनको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं, अशोक से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्यकालीन प्रशासनिक शब्दावली, जो प्रशासन में यूज होने वाली शब्दावली थी और उनकी अलावा जो साधारण शब्दावली है क्या हुआ करती थी। प्रशासनिक शब्द यहाँ लिखे, उनका क्या अर्थ होता है, ये देवभ्रातक, देवभ्रातक, भारतक, वर्षा पर आधारित रहने वाली भूमि देवभ्रातक कहलाती है। अदेवभ्रातक, अदेवभ्रातक मतलब नहरों से सिंचाई की जाने वाली भूमि। धर्मस्थीय, धर्मस्थीय मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दीवानी अदालतें कहलाती थी, ऐसा मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णन किया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। कंटक शोधन, कंटक शोधन मतलब होता था उस समय का कंटक फौजदारी अदालत, ठीक है। अनिष्कासनी, अनिष्कासनी मतलब जिसको निष्कासित नहीं किया जा सकता, घरों में रहने वाली संभ्रांत परिवार की स्त्रियां, इनको अनिष्कासनी कहा जाता था। प्रदेष्टा, क्या नाम है, प्रदेष्टा मतलब न्यायाधीश को कहा जाता था जो अनैतिक कार्यों की सजा देता था। समाहंता, समाहंता राजस्व मंत्री हुआ करता था जो सब कुछ समाहंत करता था। इसके बाद विष्टि, क्या, विष्टि, विष्टि मतलब बिगाड़ के रूप में लिया जाने वाला एक कर हुआ करता था, विष्टि। हिरण्य, हिरण्य भी कर हुआ करता था जो नगद राशियों में लिया जाता था। कर्मांतिक, कर्मांतिक मतलब कर्म करने वाले, मतलब उद्योग मंत्री। सन्निधाता, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता, सन्निधाता का मतलब था वित्त मंत्री, ठीक है। पौर, या इसको नागरक भी कहा जाता है। नगर की शासन व्यवस्था को संभालने वाला यहाँ पे नागरक कहलाता था। अंतर्वशिक, अंतर्वशिक मतलब सम्राट की सेना का अध्यक्ष। फाइनली प्रणय, प्रणय मतलब कौन, संकट काल में वसूला जाने वाला कर, ये प्रणय कहलाता था। अच्छा और भी है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। नेक्स्ट परिहीनक, क्या, परिहीनक, परिहीनक मतलब हर्जाने के रूप में लिया जाने वाला कर जो था उसको परिहीनक कहा जाता था। प्रशास्ता, प्रशास्ता मतलब सम्राट की आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला व्यक्ति जो है प्रशास्ता कहलाता था। परिषद तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, मंत्रियों की सभा को परिषद कहा जाता था। कोष्टेक, कोष्टेक, कोष्टेक मतलब सरकारी जलाशयों से जो सिंचित भूमि है उसके द्वारा, यानी उस भूमि पर लिया जाने वाला कर कोष्टेक कहलाता था। आटविक, आटविक मतलब वन विभाग का अधिकारी। दंडपाल तो कुछ ऐसी समस्या हानि मतलब युद्ध का सामान जुटाने वाला सैनिक अधिकारी। न्यायक, न्यायक मतलब सेना का संचालन और छावनी बनाने वाला मंत्री। रूपा जीवा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। रूपा जीवा मतलब गणिकाएं और वेश्याएं उस समय, इनको रूपा जीवा कहा जाता था। बंदगी, बंदगी मतलब मालिक के लिए मनोरंजन कर पैसा इकट्ठी करने वाली
महिला दास जो थी उन्हें बंधकी कहा जाता था। अहितक, अहितक जो स्थायी दास हुआ करते थे अहितक कहलाते थे। लक्षणाध्यक्ष, क्या? लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करने वाला जो अधिकारी है उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अशोक के द्वारा विभिन्न स्थलों पर धर्म प्रचारक जो भेजे गए थे उनकी बातें हमें करनी है। हालांकि हम कर चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मध्यांतिक जो कश्मीर और गंधार में भेजे गए थे। मध्यम जो है हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे। महारक्षित की हमने बात करी थी, यूनान प्रदेश, गांधार और उत्तर पश्चिम। महादेव जो है वो मैसूर और मंदाता वाले महेशमंडल पे भेजे गए थे। सोन और उत्तरा ये स्वर्ण भूमि, पूर्वी द्वीप समूह और ब्रह्मा के आसपास भेजे गए थे। महाधर्म रक्षित की बात करें तो महाराष्ट्र में। धर्म रक्षित अपराग, मुंबई का जो उत्तरी भाग है वो। रक्षित की बात करें बनवासी यानी उत्तरी कन्नड़ वाला जो क्षेत्र, कनाडा। महेंद्र और संघमित्रा हमें पता ही है, श्रीलंका, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अशोक के अभिलेख हैं उन अभिलेखों में कौन से अभिलेख में क्या वर्णित है, ये कई बार पूछा गया है, अपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सारे अभिलेखों की बात करेंगे, पहले से शुरू करेंगे। पहला बृहद शिलालेख जो है उसमें उत्सवों के अवसर पर पशु हत्या बंद कर दी। राजकीय रसोई में 2 मोर और हिरण इनके वध का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ? प्रथम बृहद शिलालेख। द्वितीय बृहद शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें जो जानकारी मिलती है वो चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका, इन सभी भूमि का जो वर्णन है यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ पशु एवं मानव चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही हुई है। सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगाने, कुएं खुदवाने इत्यादि का उल्लेख भी यहाँ पे किया हुआ है। तीसरे शिलालेख की अगर हम बात करें तो तीसरे शिलालेख में युक्तकों, प्रादेशिकों, राज्यों इनको 5 वर्ष के अंतराल में साम्राज्य के सभी भागों में भ्रमण करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ माता पिता एवं पुत्र के आत्मीय संबंध होने चाहिए, मित्र और संबंधियों के संबंध अच्छे हों और ब्राह्मण श्रमणों के प्रति सम्मान और पवित्रता के नियमों का उल्लेख भी मिलता है तीसरे बड़े शिलालेख में। चौथे शिलालेख की अगर हम बात करें तो चतुर्थ शिलालेख में धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था, सम्मान, धम्म से संबंधित अन्य सिद्धांतों का वर्णन भी यही मिलता है। सर्व जन भाव की सामाजिक अभिव्यक्ति भी यहीं पे प्रस्फुटित होती है। 5वें बृहद शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ग्रीक, कंबोज, गांधार, पिटनीक इन लोगों के कल्याण और कुलीन, सेवक, अकिंचन तथा कारागार के बंदियों के कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया गया है। अशोक एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा लोक हितकारी कार्यों का संपादन करने और धर्म कार्यकारिणी की नियुक्ति करने के संबंध में उल्लेख मिलता है। 6वें अभिलेख की बात अगर करें, मतलब बृहद शिलालेख की, तो यहाँ पे सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था और आत्मनियंत्रण का उल्लेख मिलता है। 7वें बृहद शिलालेख में मानव समुदायों के मध्य सह अस्तित्व, आत्मसंयम और मानसिक शुद्धता का उल्लेख मिलता है। 8वें बृहद शिलालेख की अगर बात करें तो यहाँ पर धर्म यात्राएं जो हैं उनके संबंध में पूरी जानकारी मिलती है। अष्टम के बाद यहाँ नवम आना चाहिए था, 9वें नंबर की बात है। 9वां बृहद शिलालेख जो है वो अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धर्म विषयक गतिविधियों को इन पर बल दिए जाने की बात कही गई है। 10वें शिलालेख की बात करें तो 10वें शिलालेख में जो खराब प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां, इनकी आलोचना करी गई है और मंगलकारी कार्यों पर जोर दिया गया है। 11वें शिलालेख की बात करें तो 11वें शिलालेख में धर्म की शिक्षा, धर्म की प्रशंसा, धर्म के सहयोग प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव अवधारणा का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में भी। ठीक है, चलिए त्रयोदश यानी कि 13वां बड़ा शिलालेख, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे कलिंग युद्ध का वर्णन यही मिलता है। चतुर्थ बृहद शिलालेख की अगर हम बात करें तो अशोक ने पूर्व संदेशों की फिर से
पुनरावृत्ति करी है पुराने संदेशों का। अशोक क्या करता था भाई, अभिलेखों के माध्यम से वाद संवाद किया करता था प्रजा के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शिलालेख इनके। अब जो विशिष्ट तथ्य हैं इन शिलालेखों में जो अलग अलग चीजें मिली हैं, सबसे पहली चीज, सभी मनुष्य मेरे पुत्र हैं या संतान के समान। अशोक का कथन यह 6वें बृहद शिलालेख में मिलता है। पूछा जाता है कंधार अभिलेख में अगर बात करें तो इसकी 2 भाषाएं हैं कंधार अभिलेख में, एक तो ग्रीक और दूसरी अरेमिक, आरमाइक भी बोलते हैं इसको। भाब्रू अभिलेख की बात करें तो भाब्रू अभिलेख सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख माना गया है। येरगुड़ी का जो लघु शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। और भाब्रू एवं रुम्मीदेई, निगली सागर, शिल्प, ये 4 स्तंभ अभिलेख हैं जो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। भाब्रू, रुम्मीदेई, निगली सागर और शिल्प। सबसे पहले अशोक के जो स्तंभ हैं उनको 1750 में श्री पुट्टेंद्री फैंथलर, क्या नाम है, पुट्टेंद्री फैंथलर ने खोजा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन्हें पढ़ने का प्रयास किया और सफलता प्राप्त करी। अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को ईरान के जो शासक थे राजा दारा या डेरियस प्रथम जिनको कहा जाता है, उनसे प्राप्त हुई थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करके धर्म प्रचार किया है। इस उद्देश्य ने ये यात्राएं करी थी, ठीक है भैया। अब कौन से अभिलेख किसने खोजे, कब खोजे, यहां से स्टार्ट होगा। पुट्टेंद्री फैंथलर जो है, इन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख जो है उसकी खोज करी थी 1750। इसके बाद J.H. हरिंगटन की बात करें तो इन्होंने बराबर, जो गया में पहाड़ियां हैं ना, वहां पे बराबर का अभिलेख खोजा था 1785 ईस्वी में। कर्नल टाड की अगर हम बात करें तो कर्नल टाड ने गिरनार का शिलालेख खोजा था 1822 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह की तो आपने नाम सुना ही होगा, इन्होंने सहवाजगढ़ी अभिलेख को खोजा था। कब खोजा था, 1836 ईस्वी। किटॉक की बात करें, धौली या कलिंग अभिलेख इन्होंने ही खोजा था, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1837। कैप्टन वर्ड की अगर हम बात करें सो इन्होंने भाब्रू और विराट अभिलेख राजस्थान के जयपुर के पास 1840 में ये मिले हुए थे। नेक्स्ट, सर वॉल्टर एलियट की बात करें तो इन्होंने जौगढ़ शिलालेख की खोज करी हुई है 1850 में। फॉरेस्ट ने कालसी शिलालेख की खोज करी है 1860। कार्लेल, तो कार्लेल भैया इन्होंने बैराट का लघु शिलालेख और रामपुरवा शिलालेख जो है स्तंभ अभिलेख 1872 ईस्वी में खोजा। एक सेवक के द्वारा, भारतीय सेवक था जिसने रूपगढ़ का लघु शिलालेख खोजा है। कब खोजा है, 1872 में। और भगवान लाल इंदिरा जी ने भैया 8वें शिलालेख का एक भाग सुपारा में खोजा था, जिसका टाइम पीरियड बतानी है, ठीक है। कैप्टन लाई की अगर हम बात करें तो कैप्टन लाई ने मानसोहरा शिलालेख की खोज करी। कब करी, 1889 ईस्वी में। राइस की बात करें तो राइस ने मैसूर के 3 लघु शिलालेखों की खोज करी है 1891 ईस्वी में। फाइरर, क्या नाम है, फाइरर ने निगली सागर स्तंभ लेख और रुम्मीदेई स्तंभ लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, 1896। आर्टेल सारनाथ का स्तंभ अभिलेख 1905। बेडोन, क्यों, मास की अभिलेख है ये, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। अनुघोष ने येरगुड़ी शिलालेख 1915 में खोजा। बस इतना ही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या खोजा। अब बात कर लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हुई है। राज्य की मतलब कि राज्य
किन 7 चीजों से मिलके बनता है? तो एक तो स्वामी होना चाहिए राज्य में, अमात्य यानी मंत्री होना चाहिए, उसका कुछ कोष होना चाहिए, उसमें दुर्ग होने चाहिए, जनपद होना चाहिए, मित्र होना चाहिए और बल होना चाहिए यानी सैनिक कार्रवाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है कि कितनी प्रकृति है, किसने बताई है? तो अशोक ने चाणक्य ने अर्थशास्त्र बताई है। अर्थशास्त्र में जो पदाधिकारी हैं उनकी बात करी हुई है, तो मंत्रिन प्रधानमंत्री कहलाता था। यह पद चाणक्य को उस समय प्राप्त खुद ही था। पुरोहित हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, युवराज, युवराज यह राजकुल से संबंधित या सम्राट का पुत्र हुआ करता था। दीवारिक, दीवारिक मतलब राज दरबार, सीमा द्वारों और अन्य प्रमुख राजकीय द्वारों का रक्षक कहलाता था। अंतर्वेशक, अंतर्वेशक अंतःपुर का अध्यक्ष कहलाता था। समाहर्ता, आय का संग्रह करता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशास्तु, प्रशास्तु मतलब कारागारों का अध्यक्ष। ये सभी के सभी पदाधिकारी जो है मौर्यकालीन पदाधिकारी हैं जो चाणक्य ने बताए हैं। प्रदेष्टि, कमिश्नर कहलाता था। नायक, नगर कक्ष का अध्यक्ष होता था। पीर, नगर का कोतवाल कहलाता था। व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश व्यक्ति हुआ करता था। कर्मांतिक, कर्मांतिक उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष हुआ करता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल, पुलिस तथा अनुशासन स्थापित करने वाले दल का अध्यक्ष। दुर्गपाल, सभी दुर्ग जो हैं उनकी रक्षा करने का अध्यक्ष यही हुआ करता था। अंतपाल, राजकीय सीमाओं का अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, अशोककालीन प्रमुख प्रांतों की और उनकी राजधानियों की बात हमने बात करी है। 5 चक्र हुआ करते थे, तो उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंतीपथ या अवंती राष्ट्र उज्जैनी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, कलिंग, तोसली, प्राची, पाटलिपुत्र जहां राजा हुआ करता। तो ये 5 प्रांत हुआ करते थे उस समय के। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णित किया है मौर्यकालीन समाज को। किन भागों में? 7 भागों में बांटा है। कैसा बांटा है कि पहला वर्ग जो हुआ करता था वो दार्शनिक वर्ग कहलाता था, सबसे उच्च कोटि का। द्वितीय वर्ग किसानों का हुआ करता था। तृतीय वर्ग जो है शिकारी या पशुपालक हुआ करते थे। चतुर्थ वर्ग जो था वो शिल्पी या कारीगर हुआ करता था। 5वां वर्ग योद्धा हुआ करता था या सैनिक वर्ग के अंतर्गत आता था। षष्टम जो है यानी 6वां वर्ग वो निरीक्षक था या तो गुप्तचर हुआ करते थे। और सप्तम वर्ग अमात्य या सभासद हुआ करते थे। तो ये समाज का वर्गीकरण मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में किया। अर्थशास्त्र में तांबे की और चांदी के सिक्कों के बारे में भी बताया है। तो भैया चांदी के सिक्के हुआ करते थे ये सारे के सारे, जिसमें सबसे बड़ा होता था पर्ण, उससे छोटा होता था अर्धपर्ण, आधा होता था क्योंकि, फिर पाद और अष्टभाग। वैसे ही तांबे की सिक्के हुआ करते थे। सो सबसे बड़ा माशक, उससे छोटा अर्धमाशक, आदक, कांकड़ी और अर्ध कांकड़ी, ये सभी सिक्के उस समय चलते थे। इन सभी के साथ ही हम बात करेंगे खत्म किसकी? अशोक के या फिर मौर्यकालीन समय की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? विदेशी आक्रमणों की। तो भाई उस समय कौन कौन से आक्रमण हुए थे, कैसे क्या है, यूरोप से यूनानी लोग जो आए थे वो सारे, तो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।